हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फार्मूला रिवीजन कर लिया होगा। यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का फार्मूला रिवीजन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये आपको सीबीएसई हो, जेई हो या नीट हो, इन सब में आपको ये हेल्प करता है। तो चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं फार्मूला रिवीजन। सबसे पहला जो फार्मूला है करंट से रिलेटेड है। करंट का फार्मूला क्या होता है? I = Q/T। क्यू यहाँ पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफ़र। कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो बताएगा क्यू, और टी टाइम में। मान लो जैसे टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा? Q/T। और 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है वही तो हमारा करंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला होगा Q/T। कभी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने होंगे। जैसा कि हम जानते हैं Q = कितना होता है? Ne। तो यहाँ पे Q को Ne से रिप्लेस कर देंगे तो Ne/T। यदि मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है तो Ne/T का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ करंट निकालना है तो Q/T करके हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का यूज़ हम तब करते हैं जब Q की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे Q के वैल्यू इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है टाइम डिपेंडेंट करके, T² + 2T + 3 इस टाइप से कोई इक्वेशन देता है, उस केस में हमें एवरेज वैल्यू निकालना होता है। एवरेज वैल्यू हमेशा टाइम इंटरवल में हम निकालते हैं। जैसे मान लो टाइम इंटरवल T1 से T2 लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा T होगा वो कितना हो जाएगा? T2 - T1 हो जाएगा। और डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? Q2 - Q1। यानी जो दो टाइम हमें गिवन होगा वो उस टाइम को हमें क्या करना है? इक्वेशन में पुट करना है। जो इनिशियल टाइम पुट करेंगे तो वो Q1 का वैल्यू देगा, जो फाइनल टाइम पुट करेंगे वो Q2 का वैल्यू देगा। और इन दोनों वैल्यूज को पुट करके अपॉन जब T2 - T1 कर देंगे तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दे देगा। अब उसके बाद आते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट में एक पर्टिकुलर टाइम में होगा, एक ही टाइम दिया रहेगा। एवरेज वाले में हमेशा टाइम इंटरवल गिवन होगा, यानी 2 टाइम होगा। जबकि इंस्टेंटेनियस वाले में क्या होगा? एक ही टाइम देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम, यानी 1 सेकेंड में बताओ कि कितना करंट है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dQ/dt। यानी Q का इक्वेशन मान लो कुछ भी गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? I इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। T² का 2T हो जाएगा प्लस 2 बार dt/dt कितना होता है? 1, यानी 2T + 2। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आ गया। अब मुझे बोला जाए मान लो टाइम 1 सेकेंड पे बताओ कि कितना करंट है, तो क्या करेंगे? टाइम को 1 सेकेंड पुट करेंगे। टाइम यदि 2 सेकेंड निकालना होगा तो हम टाइम की वैल्यू को 2 सेकेंड पुट करेंगे। अब उसके बाद आता है डेल्टा Q। मान लो जैसे I का इक्वेशन, कई बार क्या करता है I का इक्वेशन गिवन होता है और हमें टाइम इंटरवल T1 से T2 है, उसमें हमें निकालना है कि कितना चार्ज पास हुआ। तो उसको क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी I को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे गिवन टाइम इंटरवल में, T1 से T2 यहाँ पे लिया हुआ है, तो कितना चार्ज पास होगा उसकी वैल्यू को बताएगा। अब उसके बाद आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब मान लो जैसे इसी में I का इक्वेशन दिया हुआ है और निकालना क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला तो हमारे पास पता है, डेल्टा Q/ΔT होता है। तो डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे I को इंटीग्रेट करके, यदि इक्वेशन में I गिवन है तो हम क्या करेंगे? I को इंटीग्रेट कर देंगे गिवन टाइम इंटरवल में, डिवाइडेड बाय डेल्टा T यानी टाइम इंटरवल। तो dt इसका इंटीग्रेशन होगा T1 से T2। तो पता है dt का इंटीग्रेशन T होता है, और T1 से T2 यानी T2 - T1। तो बेसिकली यहाँ पे T2 - T1 ही आने वाला है, और ये किसका वैल्यू आने वाला है? डेल्टा Q का। तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। कभी मान लो जैसे I और T का ग्राफ दिया हुआ है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमें निकालना है चार्ज पास। चार्ज पास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? IT ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ IT ग्राफ गिव्स अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद आता है नेक्स्ट फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? -EE/m × टाउ। इसको हम निकाल सकते हैं। बेसिकली ये जो फार्मूला जो आया है वो कैसे आया? VD = U + AT। जब एवरेज वेलोसिटी लेंगे इनिशियली तो वो 0 होता है, तो A का वैल्यू हो जाता है EE/m। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ई इंटू ई हो जाएगा, और फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस ई ई बाय एम हो जाएगा इंटू टी। टी यहाँ पे जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। जैसा कि आप रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पता होगा, क्या होता है, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। क्या फार्मूला होता है, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी। आप कहोगे नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो स्मॉल एन है उसका फार्मूला हो जाएगा एन अपॉन वी, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है नंबर डेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सोचो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई वायर है, इसका मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो थिकनेस वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। मान लो सर्कल में है तो इसका एरिया कितना लेंगे, पाई आर स्क्वायर। यदि मान लो जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो एल इंटू बी, स्क्वायर शेप में होगा तो साइड मल्टीप्लाई साइड। इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है यहाँ पे ओम्स लॉ से, जैसा कि आपको पता होगा वी इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर। आई करंट होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाय ए। अब रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस का एरिया हम लेंगे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन आर। अब देखो 1 अपॉन आर लेना है तो आर का फार्मूला रो एल बाई ए है, तो 1 अपॉन आर कितना होगा, ए अपॉन रो एल। इस तरीके से कंडक्टेंस का फार्मूला आ गया। अब उसके बाद आते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा जो है सो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टिविटी, और रो किसको डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13 करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है आई अपॉन ए। अब देखो करंट यानी वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास करता है उसी को तो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे मान लो आई निकालना होगा तो जे डॉट ए। अब देखो करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है और करंट क्या होता है, स्केलर होता है। तो निश्चित रूप से जब हम करंट निकालेंगे तो जे और ए का डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो ही वो स्केलर देगा। यदि वेक्टर प्रोडक्ट होता तो ये वेक्टर होता, लेकिन करंट जैसा कि हमें पता है कि करंट क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे फिर से करंट डेंसिटी का वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, उससे ये फार्मूला डिराइव होता है जे इक्वल्स टू ई सिग्मा। ई जहाँ पे पता ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद देखो करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, जैसा कि हमने पहले पर रखा है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे आई अपॉन ए होता है। आई का फार्मूला हमने पहले पर रखा है एन ए ई वी डी होता है, तो एन ए ई वी डी डिवाइडेड बाई ए। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला आ जाएगा एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फार्मूला नंबर 16 का ये एक पार्ट था, जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। देखो एन ई ठीक है, वी डी का फार्मूला हमने बता रखा है ई ई बाय एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू एन ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, ई टाउ बाय एम हो गया। यहाँ पे देखो जे का फार्मूला हमें ये भी पता है, जे इक्वल्स टू कितना होता है, ई सिग्मा होता है। तो ई सिग्मा लिख दिया, ई सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा का फार्मूला हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। रेजिस्टिविटी निकालना होगा, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। नेक्स्ट जो है फार्मूला नंबर 18 ईएमएफ का फार्मूला है, ईएमएफ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है,
W क्या है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q वंस इन कंप्लीट सर्किट। पूरे सर्किट में Q चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होगा वो W है, तो W अपॉन Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल होगा। इसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 19, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो इसलिए मोबिलिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, VD अपॉन E। VD का फॉर्मूला होता है E/m इंटू टाउ, अपॉन में E था तो EC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा E/m। अब उसके बाद है फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लो जैसे 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो सीरीज में पहचान यही है, एक ही रास्ते में होंगे सबके सब, यानी कहने मतलब करंट सब में क्या होगा, सेम ही जाएगा। जो करंट मान लो एक रजिस्टर से जा रहा है वही सेम करंट सब में जाना चाहिए। इसके अलावा आते हैं पैरेलल। पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन होगा, यानी यहाँ से जैसे आया, यहाँ से 3 रास्ते, एक इधर एक इधर एक इधर, और फिर दोबारा से मीट कर रहे थे, इस तरीके से जब होता है तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब पैरेलल में होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। आते हैं फार्मूला नंबर 22, ये क्वेश्चन के तौर पे हमने लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। देखो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे देखो ये इस वायर को यहाँ से यहाँ तक के बीच में शॉर्ट किया गया है। शॉर्ट किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इस दोनों को पॉइंट का एक ही नाम हम रख सकते हैं। इस पॉइंट का जैसे नाम A है तो इसको A दे सकते हैं। सिमिलरली ये वायर देखो B से यहाँ पे आके इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका भी पोटेंशियल B के पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी इसको हम B नाम दे सकते हैं। तो रजिस्टर को देखा जाए तो A और B के बीच में ये जुड़ा हुआ है, ये फिर से A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, ये तीसरा भी A और B के बीच में ही जुड़ा हुआ है, यानी A और B के बीच में 3 रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो फॉर्मूला लगाओ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3/R। तो RP कितना हो जाएगा, R/3, यानी A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। अब आता है फार्मूला नंबर 23। ये क्यूब के शेप में हर एक का जो रेजिस्टेंस इसमें लिया गया है वह इक्वल है, सबका R रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सबसे पहले लिया है AC। देखो ये एक सरफेस बन रहा है, ये क्या है, एक सरफेस है, और ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, ये A है ये C है। तो RAC जो होता है वो 3R/4 होता है। ये फेस डायगोनल के लिए, कोई भी जैसे फेस लेंगे, कोई भी सरफेस लेंगे तो उसका जो अपोजिट पॉइंट होगा ये फेस डायगोनल कहलाता है, उसका 3R/4 होता है। उसके बाद आते हैं AD। यहाँ पे देखो A यहाँ पे, D यहाँ पे। A और D जो है एक तरह से बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल के लिए होता है 5R/6 होता है। उसके बाद आते हैं AB जो कि एडजेसेंट कॉर्नर है, 7R/12। देखो ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है ऑर्डर में ही है 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें देखो इस लास्ट वाले के लिए 3 + 4 7 और 3 × 4 12। तो टेक्निकली इस तरीके से आप जो है इसको लर्न कर सकते। अब आते हैं फार्मूला नंबर 24, रोटी इक्वल्स टू ρ0 इंटू 1 + α_t। रोटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टिविटी होगा वो है ρ0 है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से वेरी कर सकता है। अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। रेजिस्टेंस टेम्परेचर T निकालना है तो R0 इंटू 1 + α_t। सिमिलरली वही है, R0 रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा तो वही है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। मान लो जैसे 2 वैल्यू गिवन रहता है क्वेश्चन सब में, जैसे मान लो R1 गिवन है, R0 इंटू 1 + α_t1, यानी T1 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो R1 गिवन है, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 गिवन है। तो इस तरीके से हमें अल्फा वगैरह, अल्फा और R0 की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से
निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक तरीके से और कर सकते हैं। यदि मान लो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड कर क्या होगा, आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है सो अल्फा की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब अल्फा की वैल्यू निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आर नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये आना चाहिए। अब उसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 25। 25 में देखो ये यहाँ पे हमने एक सेल लिया है, सेल लिया हुआ है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर है। यहाँ से आई करंट जो है से पास कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल और दोनों लेते हैं और हमें पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो होता है वो सीरीज में होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। अब मान लो जैसे वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सेल का, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। तो एक तो हम ऐसे करके भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, आई इंटू कैपिटल आर करके। उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना हम यहाँ से यहाँ कर लेंगे इधर से जाने पे, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है यहाँ पे। चाहे ये दोनों पॉइंट का डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें या ऐसे घूम करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, दोनों इसमें आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे जैसे वी ए बी हमने निकाला इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लो जैसे करंट आई जा रहा है तो रेजिस्टेंस आ रहा है तो आई इंटू आर हो गया। और आई की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं ई बाई आर प्लस आर। तो ई बाई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन था इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नया फॉर्मूला डिराइव किया है हुआ है। तो देखो कैसे किया है हमने, आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बोलो, आई इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू ई। तो यही मैंने लिख दिया है, ई इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर हमारा क्या होता है, वी होता है, प्लस आई इंटू आर वो लिख दिया हमने। वी निकालना है, क्या करेंगे, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। आई आर को इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग यानी बैटरी से जब करंट निकल रहा होता है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह कितना होता है, ई माइनस आई आर के इक्वल होता है। अब उसके बाद आते हैं इन केस ऑफ चार्जिंग, ये समझ में आ गया होगा। डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर होता है। यदि चार्जिंग का केस हो, चार्जिंग के केस है यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट पहुंच हो, यानी कोई और बैटरी मान लो करंट दे रहा होगा, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। अब देखो यही से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, I इंटू आर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, I इंटू आर को इधर ही छोड़ दो, ठीक है। I इंटू आर इक्वल्स टू ई माइनस बी, ये पहले वाला फॉर्मूला लिया है, डिस्चार्जिंग वाले केस से फॉर्मूला को लिया हुआ है। यहाँ से हमने फॉर्मूला नहीं लिया है, यहाँ से लिया हुआ। तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर था, ठीक है। तो आई आर इक्वल्स टू आई आर को इधर ले आओ तो ई माइनस जाएगा, तो ई माइनस बी लिख दिया। यहाँ पे स्मॉल आर निकालना था, ई माइनस बी बाई आई, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर, तो वो लिख देंगे। तो इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब उसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 28, फार्मूला नंबर 28। अब आते हैं, देखो इस फार्मूले में क्या गिवन है, अ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट है, मतलब बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ वायर से जोड़ दिया है। तो वायर से जोड़ दिया तो इसका मतलब हमने बताया था वायर से जोड़ते थे जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ का पोटेंशियल होगा, यानी जो पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और उस केस में करंट की जो वैल्यू होगी शुरू में वो मैक्सिमम होगी, कितनी हो जाएगी, आई बाई आई मैक्स इक्वल्स टू ई बाय आर, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो ये फॉर्मूला बनेगा ई बाय आर हो जाएगा। अब देखो इसको एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो को एक तरीके से और समझा सकते हैं, वी ए बी निकालना है। तो फार्मूला तो हमारे पास देखो यहाँ से करंट निकल रहा है तो ई माइनस आई आर होता है। अब देखो यहाँ से ई के वैल्यू पुट करो तो ई की वैल्यू हो जाएगा आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा कितना, आई आर माइनस आई आर, आंसर कितना आ गया, जीरो। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा जब हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो
अब उसके बाद आते हैं, मान लो जैसे फॉर्मूला नंबर 29 में दो सेल को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। जो फार्मूला हम सीरीज के लिए लगाते हैं रेजिस्टर्स के केस में, वही फार्मूला R1 प्लस R2 रह जाएगा, और ई इक्विवेलेंट भी E1 प्लस E2 हो जाता है। सीरीज में देखो अच्छे से पहचान लेना, यहाँ पे सीरीज में कब होता है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से जब होगा तो ही वह सीरीज में होगा। अब आते हैं, जैसे देखो इस केस में देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी हमने एक तरह से बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था, जबकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी हमने क्या कर दिया, उल्टा कनेक्शन कर दिया है। तो उल्टा कनेक्शन जब हम कर देंगे तो जो टोटल ईएमएफ होगा वह E1 माइनस E2 तब होगा जब E1 की वैल्यू जो होगी वह E2 से बड़ा होगा। यदि E2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 कर देते। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, टोटल जो होगा वह इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि उल्टा कनेक्शन होगा तो ई इक्विवेलेंट जो होगा E1 माइनस E2 करके हम निकालेंगे। अब उसके बाद आते हैं फार्मूला नंबर 31। जब दो सेल यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है, E1 E2 R1 R2 पैरेलली कनेक्टेड है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 जो पैरेलल का बेसिक फार्मूला है वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। यदि मान लो थर्ड सेल भी होता तो प्लस E3/R3 भी हम कर लेते, जितने भी सेल वो साइड में आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब ईएमएफ की वैल्यू सेम दे दे, जब ईएमएफ की वैल्यू को सेम दे दे, इंटरनल रेजिस्टेंस भले ही डिफरेंट हो यहाँ पे, तो उस केस में जो ई इक्विवेलेंट होगा, ई इक्विवेलेंट ई के ही इक्वल हो जाता है, और 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होता है। इसको देखा जाए तो वैसे हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह कैसे हुआ। तो देखो जो हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 है, यानी R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। फार्मूला में सेट करो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हम ऊपर भेज देंगे, इक्वल्स टू E1/R1 E/R1 प्लस E/R2। यहाँ पे E कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, यानी E इंटू R1 R2 बाय R2 प्लस R1। ध्यान से देखो ऊपर में R1 प्लस R2 था, इसके भी ऊपर में R1 R2 नीचे था, ये भी नीचे है, मतलब E इक्विवेलेंट जो होगा वह E के इक्वल आ गया है। हमने देखा कि यदि EMF सेम है, EMF की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में सेम है, तो जब EMF सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भले ही डिफरेंट हो, इसका इक्विवेलेंट EMF उसी के इक्वल होता है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता तब भी इसका इक्विवेलेंट जो EMF होगा वह E के ही इक्वल होगा, यानी EMF इक्वल है तो इक्विवेलेंट EMF भी उसी किसी एक के इक्वल। अब आते हैं फार्मूला नंबर 33। फार्मूला नंबर 33 में जो है इसमें क्या गिवन है, जंक्शन रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जंक्शन रूल जो होता है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जंक्शन रूल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टी को ओबे किया गया है। एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी यहाँ पे देखें ये जंक्शन पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, फिर I3 और I4 इस तरीके से वापस जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, टोटल आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा I3 प्लस I4, यानी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं लूप रूल। लूप रूल क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है।
सबसे पहले लूप रूल को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि साइन हम क्या लें। सबसे पहले जैसे हमने एक सेल लिया है यहाँ पे, तो देखा जाए यदि मान लो जैसे लूप में जब हम घूम रहे होंगे, हमारा मान लो मूविंग डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, तो उसके जो ईएमएफ होंगे उसके साइन को क्या लेना है, आपको निगेटिव लेना है। क्योंकि क्यों निगेटिव लेना है, हम जा रहे हैं इधर से इधर, ठीक है। तो ईएमएफ जो लेंगे एक तरह से फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे कम है क्योंकि निगेटिव है, ये ज़्यादा है ना। तो लो में से हाई को माइनस करेंगे तो उसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसलिए ईएमएफ के साइन को हम निगेटिव लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इस केस में देखते हैं यदि मान लो जैसे डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ है ना, यानी हम किधर जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल का पोटेंशियल हाई है ना, इनिशियल का लो है, हाई माइनस लो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसके ईएमएफ के साइन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब उसके केस में आते हैं, जब रजिस्टर होगा तब हम कैसे साइन लेते हैं। मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो हमारा जो मूविंग डायरेक्शन है वो भी हमारा करंट के डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू माइनस आई आर। कहोगे माइनस क्यों, करंट मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा, यहाँ का पोटेंशियल लो है। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लो में से हाई को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। लो में से हाई को माइनस करेंगे, नहीं साइन निगेटिव आएगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस साइन होगा वो माइनस आई आर, यानी निगेटिव साइन लेना है। अब उसके बाद आता है ये देख लो, रजिस्टर के केस में मूविंग डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में, यानी करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है, हाई में से लो को माइनस कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे V के जो साइन है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब हमने देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया है, अब इस केस में मैं बताऊंगा कि लूप रूल कैसे अप्लाई करना है। मान लो आपको इस तरीके से घूमना है, ठीक है, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से स्टार्ट आप करते हो तो यहाँ से आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का पोटेंशियल हाई है, इनिशियल का पोटेंशियल लो है, तो जो इवन होगा उसके साइन को क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। फिर यहाँ आते हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो I करंट जा रहा है, इसमें I इंटू R1 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उस केस में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। करंट के डायरेक्शन देखो, यहाँ पे हमने करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन निगेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस IR1। सिमिलरली फिर से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखो बैटरी पे आते हैं, बैटरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, यानी लो में से हाई को माइनस कर रहे हैं, तो इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो माइनस E2। यहाँ पे आते हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR, तो माइनस IR, और लास्ट में क्या करना है, जीरो। लास्ट में आपको हमेशा क्या करना होता है, जीरो। पूरे लूप में घूमना है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, जीरो से इक्वेट करना होता है। तो किसी भी हम किरचॉफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है, ये देखना है कि कितने अननोन है। जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन की ज़रूरत होगी, और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक देखो, एक और मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिया है इसको, यहाँ पे इस तरीके से 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप लेता है जब इस तरह का होगा। अब देखो, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे रजिस्टर R1 लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है तो मतलब ये दोनों पॉइंट एक नहीं है। यदि ये रजिस्टर नहीं होता तो ये इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो हम इसका डिफरेंट नेम देंगे। तो इस पॉइंट का नाम मान लो जैसे D दे देते हैं। उसी तरीके से देखो, यहाँ पे फिर से रजिस्टर लगा हुआ है, इसका भी कुछ और नाम देना पड़ेगा, तो C हमने नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक नया फिगर बनाएंगे। देखो A और B हमारे टर्मिनल पॉइंट है, C और D को ऊपर नीचे करके लिख दो। अब देखो A और C के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है, तो R2 को लगा देते हैं। फिर C और D के बीच में R5 लगा हुआ है,
तो R5 लगा देते हैं। D और B के बीच में R3 है, D और B के बीच में R3 है। अब उसके बाद देखो A और D के बीच में कौन है, R1 है। A और D के बीच में हमने R1 लगा दिया। फिर C और B बच गया। यहाँ देखो C और B के बीच में कौन लगा हुआ है, R4 लगा हुआ है। तो देखते ही पता चल गया कि ये जो है व्हीटस्टोन वाला केस है। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें ये देखेंगे ये बैलेंस कंडीशन पे है या नहीं है। बैलेंस कंडीशन पे है या नहीं है इसका हम पता कैसे करेंगे, रेशियो फाइंड करके। तो देखो यहाँ पे जैसे इधर नीचे से लेते हैं तो R1/R2, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। जब हम नीचे से ऐसे लेंगे रेशियो, R1/R2 कर रहे हैं तो R3/R4 करेंगे, R4। यदि कोई उल्टा लेता R2/R1 करता तो R4/R3 लिखता। ये रेशियो यदि इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, यह बैलेंस कंडीशन पे हो जाएगा। अब जब बैलेंस कंडीशन पे हो जाएगा उस केस में इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसका सर्किट में होना नहीं होना बात बराबर है। तो फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को फिर सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों सीरीज हो जाएगा, फिर आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है ये इसका जो है काम क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसमें R और X में जो R जो है वो क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, X क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है यही हमारा क्या है, अननोन है, इसको पता करना है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जॉकी है। इस तरीके से हम इसको मूव करते हैं। इसका नाम देखो मीटर ब्रिज है, यानी ये जो वायर होती है, मीटर ब्रिज की जो वायर होती है वो पूरे 1 मीटर की होती है, यानी 100 सेंटीमीटर की होती है। तो यह इसका हम क्या करते हैं, जॉकी को मीटर ब्रिज के वायर पे स्लाइड करते हैं। एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है। उस केस में वो बैलेंस कंडीशन पे हो जाएगा। मान लो जैसे इस पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका लेंथ मेजर कर लेंगे। तो ये इसका बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगा। ये मान लो L है, टोटल जो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। यदि ये L होगा तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब मान लो जैसे लेंथ का, ये जो लेंथ L है उसका रेजिस्टेंस मान लो P है, और ये 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, Q है। तो ये जो फार्मूला हम लगाते हैं R/X इक्वल्स टू L/100 माइनस L। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो जब बैलेंस कंडीशन पे होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जैसे R/X लेते हो, R/X लेते हो, रेशियो को ऐसे भी ले सकते हैं, ये डिवाइडर का काम करेगा। जैसे R/X लोगे तो इधर से P/Q, R/X की वैल्यू P/Q की इक्वल होगा। और जैसा कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, यानी जो P होगा, P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो P इक्वल्स टू कितना होगा, KL। उसी तरीके से जो Q होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो Q इक्वल्स टू कितना होगा, K इंटू 100 माइनस L। तो P/Q कितना हो जाएगा, KL/K इंटू 100 माइनस L। K से K कैंसिल कर दो, यानी L/100 माइनस L। अब देखो P/Q की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, L/100 माइनस L, यानी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं L/100 माइनस L। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। तो R हमारा नोन है, X जो है क्या है, अननोन है। इनकी वैल्यूज को पुट करके X की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।